नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में 7 फरवरी 1970 जन्म समय 6 बजे शाम का अंबाला का जन्म है। विक्रम संवत 2026 माघ महीना। और यहाँ पर सब कुछ अन्य डिटेल है। सबसे पहले चलेंगे ग्रह स्पष्ट पर। लग्न इनकी कर्क लगन की कुंडली बनती है। कर्क लगन के लोग अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं। 24 अंश का लगन है। यहाँ पे आश्लेषा नक्षत्र में लगन है। लगन में चंद्रमा की राशि है और बुध का नक्षत्र है। सूर्य कुंडली में मकर राशि में बैठा हुआ है, यानी सप्तम भाव में 24 अंश का है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। सूर्य शनि की राशि में और मंगल के नक्षत्र में है। चंद्रमा कुंडली में कुंभ राशि पे बैठा है, 12 अंश का है, शतभिषा नक्षत्र में है। शनि की राशि में राहु के नक्षत्र में है। चंद्रमा कुंडली में कुंभ राशि में है और अभी वर्तमान में शनि का गोचर भी इस राशि पर है, यानी 7.5 चल रही है। मंगल मीन राशि में है, 16 अंश का है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। गुरु का नक्षत्र गुरु की राशि में है और शनि के नक्षत्र में है। बुध कुंडली में धनु राशि में 29 अंश का है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, गुरु की राशि में और सूर्य के नक्षत्र में है। गुरु इस कुंडली में तुला राशि में है, 12 अंश का है, स्वाति नक्षत्र में है, शुक्र की राशि और राहु के नक्षत्र में है। शुक्र कुंडली में मकर राशि में है, 28 अंश का है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। शुक्र शनि की राशि मंगल के नक्षत्र में है। शनि मेष राशि में है, यानी नीच का है, 9 अंश पर है, अश्विनी नक्षत्र में है, मंगल की राशि और केतु के नक्षत्र में। राहु कुंडली में कुंभ राशि में, यानी चंद्रमा के साथ है, 18 अंश का है, शतभिषा नक्षत्र में है, शनि की राशि और राहु अपने ही नक्षत्र में है। केतु सिंह राशि में है, 18 अंश का है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, सूर्य की राशि में और शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये बनती है इनकी यहाँ पर जन्म कुंडली, या इसको लग्न कुंडली बोला जाता है। कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन के लोग बड़े कल्पनाशील होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इमेजिन करते रहते हैं, दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्योंकि यह जो लगन होती है चंद्रमा की होती है और चंद्रमा विचारों का ग्रह है। यहाँ पे लग्नेश चंद्रमा अष्टम भाव में है, राहु के साथ में है और गुलिक के साथ में है। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में भी, इसलिए मानसिक तनाव और चिंता इनको जीवन में झेलनी पड़ेगी। हो सकता है नींद वगैरह आने में भी समस्या पैदा करे, क्योंकि वर्तमान में इनकी जो ये कुंभ राशि है, इसी पे शनि का गोचर भी चल रहा है। तो मानसिक चिंता और तनाव वाला समय तो मुझे दिखाई दे रहा है। चूंकि जो मेष राशि होती है मस्तिष्क की राशि होती है, यहाँ पर शनि नीच का भी है। ऐसे में चश्मा लगना या सिर में दर्द होना, माइग्रेन होना, सिर का भारीपन रहना और तनाव, टेंशन, चिंता, डिप्रेशन भी इनको दे सकता है। इसलिए इन दो चीजों का इनको ख्याल रखना चाहिए। चंद्रमा इनका कारक ग्रह भी होता है, ये पीड़ित हो गया राहु के साथ जाकर के। दूसरा कारक इनका मंगल होता है, जो कि पंचम भाव और नवम भाव का स्वामी होता है और यह त्रिकोण में बैठा हुआ है। यह स्थिति अच्छी दिखाई देती है, मंगल कुंडली में ठीक है, अच्छा है। तीसरा कारक ग्रह गुरु होता है, जो कि जाकर के केंद्र में बैठा। गुरु का चतुर्थ भाव में होना काफी कुछ ठीक कर गया है। जैसे शनि नीच राशि में बैठा हुआ है, तो गुरु की दृष्टि पड़ गई शनि पर, नीचता के प्रभाव को कम कर दिया। दूसरा, इस गुरु की दृष्टि यहाँ भी आ गई, 5वीं दृष्टि, जहाँ राहु चंद्रमा बैठे हैं, तो इस युति का भी दुष्प्रभाव कम किया। अन्यथा बहुत व्यापक स्तर पे तनाव, चिंता, डिप्रेशन या पागलपन जैसी स्थिति भी ला देता। गुरु की दृष्टि ने काफी मदद कर दी है, लेकिन फिर भी असर तो रहेगा ही रहेगा।
अब इनके कारक ग्रहों में चंद्रमा हमको सही नहीं दिख रहा है, पीड़ित दिख रहा है। एक तो अष्टम भाव में भी है, इसके ऊपर से शनि का गोचर भी चल रहा है, राहु के साथ है, नक्षत्र भी ठीक नहीं है, सिर्फ गुरु की दृष्टि बचा रही है। आगे अगर देखें, द्वितीय भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। कर्क लगन की कुंडली हो और द्वितीय भाव में केतु हो तो दांत मसूड़ों में भी समस्या आने की संभावना बनी रहती है। तो इस चीज का भी ख्याल रखते हुए चलना है कि दांत और मसूड़ों का केयर ख्याल ढंग से किया जाए। आठवें का राहु कई बार जीवन में साल भर में पेट और गैस की समस्याएं भी उत्पन्न करता रहता है। अब यहाँ पर लग्न का फल जो है उतना अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है। धन भाव को देखें तो धन जो है द्वितीय भाव का स्वामी पति भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो ये चीज पति के अधीन हो गई, यानी इनकी निर्भरता पति पर रह सकती है क्योंकि धन भाव का स्वामी सप्तम में बैठा है। धन के लिए पति का प्रभाव ज्यादा दिखाई दे पड़ेगा। चौथे भाव का स्वामी भी यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है, यानी पति के नाम से घर और गाड़ी का भी योग बनेगा, लोन और ईएमआई वगैरह पर भी ये चीजें रह सकती हैं। तृतीय भाव इनका खाली है, प्लूटो और यूरेनस को फलित ज्योतिष में लेना नहीं है, बड़ी लंबी गति के ग्रह है, आमतौर पे इसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन तीसरे भाव में प्लूटो और यूरेनस हो तो थोड़ा सा जिंदगी में मेहनत और संघर्ष की स्थिति बनाए रखते हैं। वैसे भी मंगल की सातवीं दृष्टि क्रूर ग्रह है देख रहा है, तो ऐसे जातक परिश्रम करना पड़ता है। बुध इस कुंडली में आकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पे लाभ भाव, जो कि यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी है। 12वें का स्वामी छठे भाव में आ जाता है तो अच्छा रिजल्ट देता है। वैसे भी बुध अगर तीसरे भाव को देखें तो उपचय भाव का स्वामी होकर के उपचय भाव में बैठा हुआ है, तो बुध इनका कुछ हद तक ठीक दिखाई दे रहा है धन आदि के मामले में। हालांकि बुध जब यहाँ होता है छठे भाव में और राहु अष्टम में है, तो जीवन में कई बार स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं भी आने की संभावना रहती है। और बुध के छठे भाव में होने से व्यक्ति अपनी बातों को प्रेजेंट करने में थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होता है, अपनी बातों को लोगों से जिस तरीके से समझा बता पाना चाहिए उस तरीके से समझाने बताने में असफल रहता है। सप्तम भाव भी थोड़ा सा पीड़ित दिख रहा है क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य जैसा एक क्रूर ग्रह बैठा है और सातवें का स्वामी शनि नीच राशि में। हालांकि शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि आई है, जो बहुत ज्यादा चीजों को बिगड़ने नहीं देगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन से भी जुड़ी हुई कुछ स्ट्रगल और परेशानियां रही हैं। गुरु चूंकि केंद्र में है, यह मैनेज करेगा और व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। गुरु जो होता है संतान का कारक होता है, और जो संतान भाव का स्वामी मंगल है यह संतान के कारक बृहस्पति की दूसरी राशि में बैठा हुआ है। इसलिए संतान से तो चीजें ठीक दिख रही हैं, संतान से रिलेशनशिप और संबंध काफी ठीक जाने वाले हैं। गुरु ने यहाँ पर इस कुंडली में काफी कुछ व्यवस्थित किया हुआ है, संतान और पति के सुख को भी, और जो डिप्रेशन तनाव और चिंता वाली बात है उसमें भी गुरु ने काफी चीजें व्यवस्थित की हुई हैं। हालांकि चूंकि शनि नीच का था, सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में सूर्य बैठा हुआ था, तो शुरुआती वैवाहिक जीवन में समस्याएं आई होंगी, अभी भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वह आपसी प्रेम और व्यवहार उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया, नहीं होने देता है सप्तमेश नीच का होकर के। अब यहाँ पे सूर्य और शुक्र की युति बनी हुई है, सूर्य धन भाव का स्वामी है और शुक्र जो है चतुर्थेश और लाभेश होकर के यहाँ पर कर्क लगन में अगर सूर्य और शुक्र की युति सप्तम में हो तो पति की तरक्की के लिए काफी ठीक हो जाता है, पति को तरक्की धन आदि के लिए व्यवस्थित करने में काफी कुछ मदद कर देता है। हालांकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, यहाँ पर होने के नाते दाम्पत्य जीवन में पति के स्वभाव को भी थोड़ा सा तेज बनाने का यह प्रयास करता है। अगर हम इनके शारीरिक कष्टों में बात करें तो अक्सर कुछ न कुछ दवा या परेशानी हो सकती है लगी रहे, क्योंकि यहाँ पर गुलिक के साथ में ही राहु बैठा है और लग्नेश पीड़ित भी है। लग्न कुंडली से लग्नेश पीड़ित है चंद्रमा, और चंद्र
कुंडली जो होती है जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी ये कुंभ लगन जो है ये चंद्र कुंडली बनेगी। तो यहाँ पर राहु का गुलिक के साथ होना और चंद्र कुंडली का लग्नेश भी पीड़ित है। सूर्य कुंडली का भी लग्नेश शनि ही बनता है, वो भी नीच राशि में है। आगे चल के इनको पैर के जोड़ों में भी थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी आ सकती है, ये चीजें दिख रही हैं। लाइफ वगैरह क्या रह सकती है अभी आगे देखेंगे। होरा कुंडली देखते हैं तो सिंह लगन की होरा है। मंदिर आदि जाते रहने से धन की स्थिति में इम्प्रूवमेंट बना रहेगा। अन्य कुंडलियों पर अगर चलें तो D3 देखते हैं। D3 देशकाल का लग्नेश जो है गुरु है, 12वें भाव में बैठा है, लगन पीड़ित यहाँ पे नहीं दिख रहा है। D3 में भी शनि नीच राशि में बैठा हुआ है, यानी मेहनत के कारण से इनको तनाव हो जाया करेगा। दिमागी चिंता कम लिया करें। घर में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा चिंता लेना इनके लिए ठीक नहीं रहेगा। और चंद्र राहु का ग्रहण यहाँ पर भी बना हुआ है, यानी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि तनाव की स्थिति बनी रहेगी। मंगल नीच का भी है। D3 से दिख रहा है कि बहुत अत्यधिक शारीरिक श्रम तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मानसिक श्रम जो है, मानसिक दबाव जो है अधिक रहेगा। D4 देखें, अगर चतुर्थांश देखें तो लगन का स्वामी मंगल होता है, छठे भाव में आए के बैठा हुआ है। इसलिए इनके घर परिवार में भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कुछ लोन और ईएमआई वगैरह चलता रह सकता है समय समय पे। लगन तो यहाँ पर एकदम से दुरुस्त है, लग्नेश छठे भाव में बैठा हुआ है। साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पर चंद्रमा उच्च का है, तो जो भूमि वगैरह की संपत्ति होती है वह इनके परिवार में बढ़ेगी, अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर भी देखिए शनि चौथे भाव में बैठा हुआ है, यह स्थिति भी अच्छी मानी जाती है। शनि गुरु यहाँ भी आमने सामने है, यह स्थिति काफी ठीक मानी जाती है। यानी कि जमीन वगैरह का सुख दिखता है। जमीन वगैरह को लेकर के कुछ कर्ज वगैरह रहने की संभावना बनी रहेगी। D7 देखिए, D7 का लग्न कौन सा है, मिथुन लगन, और बुध लगन में ही बैठा है, यानी D7 का सप्तमांश का लग्न बेहतर हो गया। किसी भी वर्ग कुंडली का लग्न अच्छा हो जाएगा तो उसका फल अच्छा मिलेगा। ऊपर से संतान कारक गुरु की दृष्टि भी है, यानी संतान के मामले में इनका ठीक दिखाई दे रहा। संतान से सुख और सहयोग आदि की प्राप्ति होने की संभावनाएं काफी ठीक दिखाई दे रही हैं। डॉटर इन लॉ जो होंगी, पुत्र वधू जो होंगी, उनसे थोड़ा सा संबंध कभी कभी नोक झोंक वाला रह सकता है, लेकिन पुत्रों से संबंध ठीक रहेंगे। D9 देखते हैं, नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली का लगन तो ठीक है, लग्नेश भी पंचम भाव में आके बैठा है, इसलिए पति के चाल चरित्र आदि में कोई परेशानी नहीं दिखती है। बृहस्पति नवमांश कुंडली में 12वें भाव में नीच राशि का है, तो जीवन साथी को कभी कभी लीवर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ सकता है, या कभी थोड़ा डायबिटीज भी डिटेक्ट होने की संभावना रहती है। बृहस्पति जो है अगर नीच का हो नवमांश में, तो ऐसे खास जिनसे हमारा डाइजेशन बिगड़ सकता है, लीवर हो गया और पेनक्रियास हो गया, इन सारे अंगों का ख्याल रखना चाहिए। कभी कभी राहु दूसरे में जब होता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी कुछ कभी कभी नशीली वस्तुएं या गुटखा तंबाकू या ऐसे कुछ भी खाने पीने वाली चीजों का सेवन भी कर सकता है। यहाँ पर चतुर्थ भाव ठीक है, चतुर्थ भाव पीड़ित नहीं है, चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र नीच का है। तो दाम्पत्य जीवन में बहुत उच्च स्तर का प्रेम, एक आपसी मधुरता, शुरुआती जीवन में एक रोमांस वगैरह जो होता है, उस प्रकार से मन की मैचिंग नहीं रह पाई है। मंगल यहाँ पर नवमांश कुंडली में स्वाग्रही है, पति के काम काज के लिए ठीक होता है, ये चीज यहाँ से नजर आती है। दसमांश कुंडली देखते हैं। वैसे इनकी कुंडली में बहुत बड़े कैरियर या ब्राइट कैरियर का योग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर लग्नेश जो मंगल है वह छठे भाव में अपनी राशि में बैठा हुआ है। इसलिए जीवन में ऐसे व्यक्ति सफलता के लिए कई बार प्रयास करते हैं, संघर्ष भी करते हैं। हालांकि प्रयास और संघर्ष या सोचने के हिसाब से उस स्तर की सफलता थोड़ी नहीं मिल पाती है। अन्य चीजें तो यहाँ भी ठीक है, बुध ठीक है, उच्च का है,
तो कार्य अगर कामकाज वाले स्थल पे लोगों से बातचीत करना हो तो उसमें ज्यादा निपुणता यहाँ पे आ सकती है। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख को देखते हैं। लगन का स्वामी मंगल है, वह छठे भाव में आके राहु के साथ बैठा है, तो इसलिए माता पिता को इनको लेकर के कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं। शनि चौथे भाव में बैठा हुआ है और इस कुंडली में चंद्रमा शनि के 12 में है। माता के भी स्वास्थ्य की थोड़ी सी समस्या दिखाई देती है, माता को भी मानसिक रूप से पीड़ाएं रही हो, यह संकेत यहाँ से मिल जाता है। सूर्य भी नीच राशि में बैठा हुआ है, तो सूर्य यहाँ पर नीच राशि में है तो लेकिन गुरु की दृष्टि भी पड़ गई है। चंद्रमा पर भी गुरु की दृष्टि पड़ गई। हर जगह गुरु हर वर्ग कुंडली में मदद कर रहा है, बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जो माता को समस्याएं आनी थी गुरु ने उसको भी मैनेज किया है, पिता के सुख में जो समस्याएं आनी थी उसको भी मैनेज तो किया है, लेकिन फिर भी योग है, चंद्रमा शनि से 12 में है और सूर्य नीच का है, तो पिता और माता के सेहत और स्वास्थ्य सुख को लेके समस्याएं तो रहेंगी लेकिन कोई बहुत दिक्कत नहीं हो पाएंगी। अगली जो इनकी कुंडली बनेगी अष्टक वर्ग की बनेगी, यहाँ पे चीजें अच्छी हैं। जो 28 पॉइंट्स होते हैं ये हमारे एवरेज पॉइंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर लगन में देखिए एवरेज से अधिक पॉइंट है, 29 है, जो आयु को बढ़ाने में मदद करता है। धन भाव में 32 पॉइंट है, व्यय भाव में 21 है और लाभ में 30 है। लाभ भाव का पॉइंट और धन भाव का पॉइंट ये दोनों मिल करके व्यय भाव से अधिक हो जाते हैं, इसलिए धन से जुड़ी हुई कोई बहुत बड़ी विपदा या विकट स्थिति नहीं आने वाली है। खर्चों पर नियंत्रण करना ऐसे व्यक्ति को आता है जिनके 12वें भाव में कम पॉइंट्स होते हैं। अष्टक वर्ग में यहाँ पर 30 बिंदु है, मेहनत और परिश्रम से ऐसे लोग घबराते नहीं है। 31 है, घर और गाड़ी का सुख अच्छा मिलता है। संतान में भी 30 है, संतान का सुख अच्छा मिलता है। यहाँ पर 32 पॉइंट है, कुछ न कुछ रोग बीमारी भी लगी रहेगी। सप्तम में 21 है और यहाँ पर 29 है। ये यहाँ पर एवरेज से कम है, यहाँ पर एक बिंदु अधिक है, दोनों के बीच का डिफरेंस भी काफी ज्यादा दिख रहा है, इसलिए 8 पॉइंट का अंतर है। तो पति और पत्नी के जो आपसी मैचिंग है, मन का मिलान है, उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से पति पत्नी का मन का स्तर एक जैसा नहीं रहता है। यहाँ 26 पॉइंट है और यहीं पर चंद्रमा और राहु कुंडली में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर यह भाव कमजोर हुआ जहां पर राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष बना, तो ये राहु चंद्रमा के ग्रहण दोष को रोक नहीं पाएगा, यानी राहु चंद्रमा अपने ग्रहण दोष का, डिप्रेशन का, तनाव का, भ्रम का, डिसीजन ले पाने में मुश्किलों की समस्याएं देते रहेंगे। चंद्रमा राहु अष्टम में हो और स्त्री की कुंडली हो तो कुछ न कुछ स्त्रियों से जुड़ी हुई बीमारियां, प्रदर वगैरह भी शुरुआती जीवन में काफी बढ़ता है। भाग्य भाव में तो ज्यादा पॉइंट नहीं बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर 22 पॉइंट है, तो भाग्य उतना अच्छा नहीं दिखता है, कर्म इनका ठीक दिखता है और लाभ भी ठीक दिखाई दे रहा है। दशाओं की बात करें तो इनकी जो है राहु की महादशा जन्म के समय ही निकल गई है, ये बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि राहु इस कुंडली का सबसे खराब प्लानेट है जिसने चंद्रमा को पीड़ित किया हुआ है। बचपन में इनको चोट चपेट लगती रही होगी क्योंकि राहु अष्टम में था। फिर उसके बाद गुरु आया, शनि आया, राहु निकल गया टाइम से। अगर युवा अवस्था में राहु आता तो ज्यादा तनाव और टेंशन दे देता। इस समय बुध की दशा चल रही है, बुध 12वें का स्वामी और तीसरे का स्वामी होके छठे में है, तो धन आदि तो दिलाएगा, लेकिन बीच बीच में बौद्धिक रूप से परेशानी और स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं भी देगा, यानी बुध इनकी लगन के लिए कारक ग्रह नहीं है। बुध में चंद्रमा का अंतर चलेगा 22 मार्च 2024 तक। यह अंतर निकलने के बाद चूंकि चंद्रमा अष्टम में है लगने से तो बहुत सही समय नहीं है, इस समय में भी चिंता और डिप्रेशन तनाव बढ़ने का ही संकेत रहता है। इधर थोड़ा जब मंगल आएगा तो चीजें अनुकूल होंगी, यानी बुध की दशा नॉर्मल जाने वाली है, बीच बीच में कुछ परेशानियां भी लाएगा, धन मन भी दिलाता रहेगा।
केतु इनके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में है। केतु की दशा प्रारंभ होते ही दांतों की समस्याएं बहुत बड़े रूप से आ सकती हैं। दांत हमेशा इनका दांत और मसूड़े इनको परेशान करते रहेंगे। हो सकता है बुढ़ापे तक पूरा दांत साथ भी ना दे, बीच में कुछ चेंज वगैरह भी कराना पड़ जाए। तो ये चीज यहाँ पे केतु की दशा में ठीक नहीं दिख रही है। पूरी केतु की दशा में कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां लगी रहेंगी। हालांकि धन वगैरह को लेकर के कुछ बहुत गड़बड़ नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठा है। इसके बाद शुक्र की महादशा आएगी। शुक्र की महादशा, इस कुंडली में शुक्र द्वादश भाव का और चौथे भाव का स्वामी सात होकर के सातवें में बैठा है। तो कुछ जमीन और प्रॉपर्टी वगैरह का योग इस शुक्र की महादशा में भी बनेगा। शुक्र की महादशा में भौतिक उन्नति भी होगी, और ये शुक्र की जो दशा होगी इनके लिए, ये इनको कुछ बीमारियां देगी जो अस्थायी रूप से लगातार चलती रहे। केतु की महादशा पार हो जाने की संभावना बनी हुई है। शुक्र की दशा इनके लिए मारक होगी। शुक्र और सूर्य साथ में बैठे हुए हैं। इस समय में शारीरिक कष्ट की प्राप्ति होगी, लेकिन मृत्यु की जो संभावना बन सकती है, शरीर थोड़ा सा काम करने लायक भी नहीं रहेगा, जिसको बुढ़ापा बोलते हैं वो आ जाएगा। वो ये राहु के अंतर में हो जाएगा 2046 से 49। इस टाइम फ्रेम के बाद शरीर इनका अत्यधिक साथ नहीं देगा। अब कुंडली के उपायों पे चलते हैं। लग्न कुंडली से उपायों की बात करें तो इनके लिए तो सबसे पहले राहु और चंद्रमा की युति, ये गड़बड़ है, इसका उपाय होना चाहिए। राहु और चंद्रमा की युति है, ग्रहण दोष की शांति होनी चाहिए। शनि नीच का है, शनि की शांति। राहु चंद्रमा का जप होगा, हवन होगा और राहु के वस्तु का दान होगा। शनि के मंत्रों का जाप होगा और शनि की वस्तु का दान होगा। इससे क्या होगा कि शनि जिन भावों का स्वामी है उसका भी फल बनेगा, और शनि जहाँ बैठ के थोड़ा सा बिगाड़ रहा उसका भी फल अच्छा बनाएगा। बुध की महादशा चल रही है, तो बुध के लिए चार मुखी रुद्राक्ष इनको पहन लेना चाहिए। रुद्राक्ष के अलावा मंगल के लिए मूंगा पहना जा सकता है। बृहस्पति के लिए जो है पुखराज पहनने के बजाय टोपाज पहन लिया जाए, सुनहला पहन लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहने वाला है। केतु भी यहाँ पर समस्या देता है, आगे चल के बीमारियां देगा, मुख और दांतों से जुड़ी समस्या। तो केतु का भी जप हमारा होना इनके लिए ज्यादा ठीक रहने वाला है।